हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं सैफ सुनील पंजारिया में आप सबका एडुडेट क्लासेस के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर हार्दिक दिल से स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, हमने जो राजस्थान पॉलिटी से रिलेटेड पहल शुरू की है, इसके अंदर हमने टारगेट किया है कि राजस्थान पॉलिटी के जो बेसिक से लेकर डेप्थ में जाकर जो कॉन्सेप्ट बनते हैं उन सब पर चर्चा करना, जिससे कि कोई भी परीक्षा में अगर हमारा राजस्थान पॉलिटी का प्रश्न बनता हो तो उससे हम जरूर करने में कामयाब हो। और प्रश्न हम कब कर पाते हैं, क्यों हम परीक्षा में क्यों पॉलिटी के मार्क्स खो देते हैं? क्योंकि पॉलिटी को हम जैसे राजस्थान जीके के पोर्शन में पढ़ते हैं और राजस्थान जीके में हिस्ट्री आती है, हिस्ट्री के समान या आर्ट एंड कल्चर के समान हम अधिकांश चीज़ों को रटते हैं और रटने की वजह से हमारे जब परीक्षा में थोड़ा सा प्रश्न घूमता है तो हमारे क्वेश्चन गलत हो जाता है। और ऐसा सबके साथ होता है, और ऐसा इसीलिए होता है क्योंकि हमने जो पॉलिटी जो कि कॉन्सेप्चुअल सब्जेक्ट है उसके कॉन्सेप्ट को नहीं समझा। अगर साइंस के विद्यार्थियों में देखा जाए तो साइंस वालों के साथ पास एक सब्जेक्ट होता है जिसे बोलते हैं केमिस्ट्री, और बाकी जो आर्ट वाले होते हैं उनके अंदर है, उनके पास एक सब्जेक्ट है वो है पॉलिटी। ये दोनों सब्जेक्ट ऐसे हैं जो या तो सबसे सिंपल होते हैं या सबसे हार्ड होते हैं। ये ऐसा इसलिए होता है क्योंकि इनकी प्रत्येक लाइन का अपना एक अलग ही इंपॉर्टेंस होता है। इनमें कुछ भी फिक्स नहीं है कि पहली लाइन ऐसी है तो दूसरी लाइन वैसी होगी। तो यहाँ पर प्रत्येक लाइन में एक अलग ही थ्रिल होता है, एक अलग कॉन्सेप्ट होता है। इसलिए हमें पॉलिटी जब पढ़ते हैं तो इन डेप्थ में जाकर पढ़ना पड़ता है और संपूर्ण पॉलिटी के प्रत्येक लाइन को, प्रत्येक पेज के प्रत्येक कॉन्सेप्ट को थोड़ा डेप्थ में समझने की जरूरत होती है। लेकिन अच्छा केवल इतना है कि पॉलिटी के अंदर हम समझ सकते हैं, क्योंकि पॉलिटी हमारे आसपास की होने वाली घटनाओं से रिलेटेड है, हमारे यहाँ के प्रशासन से संबंधित है। इसलिए हम पॉलिटिक्स को समझ आसानी से सकते हैं और इसी समझ की वजह से पॉलिटी काफ़ी बेटर होती है, काफ़ी आसान लगती है और समझने में ज़्यादा प्रॉब्लम भी नहीं होती है। तो चलिए हम हमारे परीक्षाओं में पॉलिटी से रिलेटेड किस प्रकार के प्रश्न बनते हैं, और ये हमारी परीक्षा में हमारी क्लास, ये वाली क्लास जो एरुडेट आपको उपलब्ध करवा रहे हैं वो आपको किस प्रकार फायदेमंद हो सकती है, तो उसके बारे में बात करें। तो अगर आप सीटी जैसे कोई एग्जाम दे रहे हैं जिसके अंदर राजस्थान पॉलिटी सिलेबस का पार्ट है, तो उसके अंदर आप यहाँ देखोगे कि हमारे इन टॉपिकों से 100% गारंटेड आपको प्रश्न मिलेंगे, क्योंकि हमने संपूर्ण जितने भी अभी अवेलेबल आपके पास कंटेंट है उन सभी को रिसर्च करके निष्कर्ष निकाला है और उसके अकॉर्डिंग फिर आपको कंटेंट उपलब्ध करवाया है। तो आई होप कि जैसे मेरी पॉलिटी में समझ है उसके अकॉर्डिंग मैं आपको आपकी भी समझ को थोड़ी बेटर बनाने में जरूर सफल होऊंगा। तो चलिए, जितने भी साथी हमसे जुड़ते हैं उन सब का हमारी आज की क्लास के अंदर स्वागत है। तो आप सब जुड़िए हमसे, और अगर आपको भी लगे कि ये चीज़ आपको फायदेमंद लगती है, आपके लिए फायदेमंद है, तो फिर हमारे इस वीडियो को हाइप करना, लाइक करना और दोस्तों के साथ शेयर करना, जिससे कि YouTube अन्य लोगों के साथ पहुंचाएगा, हमें भी थोड़ा मोटिवेशन मिलेगा, जिससे कि हम और ज़्यादा अन्य सब्जेक्ट के बारे में भी विचार करेंगे और आपको निःशुल्क कंटेंट जरूर उपलब्ध करवाएंगे। तो आइए हम हमारी आज की क्लास को शुरू करते हैं, और हमारी आज का क्लास का टॉपिक है वो है विधानसभा। तो हमने राज्यपाल पढ़ा, मुख्यमंत्री पढ़ा, और आज का हमारा जो टॉपिक है वो है विधानसभा। तो चलिए देखते हैं कि विधानसभा टॉपिक से रिलेटेड हमारे यहाँ कौन कौन से प्रश्न बन सकते हैं और उस टॉपिक को किस तरीके से हमें तैयार करने की जरूरत होती है। तो सबसे पहले हम बात करें विधानसभा की, तो विधानसभा के बारे में क्या ध्यान में रखना है। होता क्या है, भारतीय संविधान के अंदर एक आर्टिकल लिखा गया है और आर्टिकल का नंबर है 168, अनुच्छेद 168। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 168 क्या कहता है कि क्योंकि हमने संसदीय शासन व्यवस्था अपना रखी है, और संसदीय शासन व्यवस्था का मतलब होता है कि यहाँ पर एक नाम मात्र की कार्यपालिका होती है, एक वास्तविक कार्यपालिका होती है, और जो कार्यपालिका होती है वो केवल विधियों को लागू करती है। तो हम सभी जानते हैं कि जो हमारी शासन व्यवस्था होती है, शासन व्यवस्था के जो अंग होते हैं वो किस प्रकार के होते हैं। शासन प्रणाली के अंग 3 होते हैं। एक का नाम होता है विधायिका, दूसरा अंग होता है उसे बोलते हैं कार्यपालिका, और जो तीसरा अंग होता है उसे बोलते हैं न्यायपालिका, जुडिशरी। इन तीनों का काम क्या है हमारे शासन प्रणाली में, ये तीनों क्या क्या काम करते हैं। तो जो हमारी विधायिका होती हैं इसका एक ही काम होता है विधि बनाना, यानी कि कानून बनाना, विधि निर्माण। इनका काम होता है जो विधि बनी है उसे लागू करना, और न्यायपालिका का काम होता है कि अगर विधि ने
हमारे किसी भी प्रकार के अधिकारों का हनन किया हो या न्याय से हमें वंचित रखने का प्रयास किया हो तो उस विधि की समीक्षा करना, यानी कि जांच करना कि आपकी विधि कितनी वैलिड हैं और कितनी इनवैलिड हैं, इसकी जांच करने का काम न्यायपालिका करते हैं। प्रत्येक राज्य की शासन प्रणाली के ये 3 अंग होते हैं। ये अंग आज के नहीं हैं, ये जब से हमारी शासन प्रणालियां शुरू हुई हैं तब से, जब राजतंत्र होता था तब भी ये तीनों काम करती थी और आज जब लोकतंत्र है तब भी ये तीनों काम करती है। फर्क किस चीज का है कि जब राजतंत्र होता है उस समय ये तीनों अंग एक ही व्यक्ति में सम्मिलित हो जाते थे, जिसे राजा बोलते थे। राजा जो बोलता वो कानून बन जाता, राजा जो भी काम करता वो लागू हो जाते और राजा का जो फैसला होता वही उसका न्याय होता, यानी कि वही विधि बनाता, वही लागू करता और वही लोगों के साथ न्याय भी करता था। वो राजतंत्र था। लेकिन अब जब लोकतंत्र है तो लोकतंत्र के अंदर इन तीनों अंगों को अलग अलग रखा गया और इसकी डिमांड सबसे पहले जो फ्रांसिस विद्वान थे रूसो ने डिमांड की थी कि कार्यपालिका और न्यायपालिका को अलग अलग रखो और ऐसा वर्तमान लोकतंत्र के अंदर लागू भी हुआ। और हमारे यहाँ तो तीनों अंग अलग अलग रखते गए, विधायिका अलग है, कार्यपालिका अलग है और न्यायपालिका अलग है। ये जो अलग अलग व्यवस्थाएं की गई हैं इसके अंदर जब हमने अलग अलग व्यवस्थाएं की तो तीनों को हमने देखा कि एक शासन प्रणाली के 3 अंग है, विधायिका भी है, कार्यपालिका भी है और न्यायपालिका भी है। ये तीनों काम क्या करते हैं तो हमने कार्यपालिका वाला पोर्शन पढ़ लिया। कार्यपालिका में हमने राज्यपाल पढ़ा, मंत्रिपरिषद पढ़ी और मुख्यमंत्री भी पढ़ा। उसके बाद जो बचा हुआ पोर्शन था वो था विधायिका। तो आज की हमारी क्लास है विधायिका से रिलेटेड और विधायिका के बारे में जो हमारा संविधान का अनुच्छेद 168 है वो क्या कहता है। संविधान का अनुच्छेद 168 कहता है कि प्रत्येक राज्य के अंदर एक विधानमंडल होगा। प्रत्येक राज्य के अंदर, जैसे विधायिका को राज्यों के अंदर क्या नाम देंगे, राज्यों के अंदर विधायिका को नाम देते हैं विधान मंडल। प्रत्येक राज्य के अंदर विधि निर्माण का जो काम करेगा उसका नाम विधान मंडल होगा। केंद्र में क्या है, संसद है। राज्यों के अंदर कौन है, विधान मंडल है। विधान मंडल के अंग कौन कौन होते हैं, तो विधान मंडल के 2 अंग अनिवार्य होते हैं। एक को बोलते हैं राज्यपाल और दूसरे को बोलते हैं विधान सभा। जो विधायिका है हमारे यहाँ जो विधि निर्माण का काम करेगी उसके 2 अंग होते हैं, राज्यपाल और दूसरा होता है विधानसभा। कुछ राज्यों के अंदर इसका तीसरा अंग भी होता है जिसे बोलते हैं विधान परिषद। कुछ राज्यों के अंदर एक विधान परिषद भी होती है। तो ये आर्टिकल 168 है जो बताता है कि राज्य विधानमंडल के अंग कौन कौन से होते हैं। राज्यपाल होता है, विधानसभा होती है, कुछ राज्यों के अंदर विधान परिषद भी होती है, लेकिन विधान परिषद होना अनिवार्य नहीं है कि प्रत्येक राज्य के अंदर विधान परिषद होगी। तो विधानमंडल में अनिवार्य रूप से 2 अंग होते हैं, विधानसभा और राज्यपाल। कुछ राज्यों के अंदर विधान परिषद भी उच्च सदन के रूप में बना रखी है। चलो ठीक है, भारत में ऐसे कितने राज्य हैं जहां पर द्विसदनीय है, यानी कि 2 सदन है, विधानसभा और विधान परिषद। तो ऐसे द्विसदनीय राज्य कितने हैं भारत के अंदर, तो 6 राज्य हैं जहां पर विधान परिषद भी है। तो हम तो राजस्थान पॉलिटी पढ़ रहे हैं, तो क्या हमारा राजस्थान के अंदर विधानसभा और विधान परिषद दोनों हैं, तो जवाब होगा जी नहीं। राजस्थान के अंदर राजस्थान एक सदन्य है, यानी कि राजस्थान के अंदर केवल और केवल विधानसभा है, न कि विधान परिषद भी। तो क्या राजस्थान वालों ने कभी इच्छा नहीं की कि हमारे यहाँ भी विधान परिषद भी बने, तो जवाब है जी हाँ। राजस्थान के अंदर हमारी विधानसभा ने 2012 के अंदर, राजस्थान विधानसभा ने 2012 के अंदर एक विधान परिषद के गठन के लिए प्रस्ताव रखा था और ये प्रस्ताव राज्यसभा के पास गया और राज्यसभा से तो पास भी हो गया। राज्यसभा के पास गया 2012 में और वहां पर पास भी हो गया था। उसके बाद इस डिमांड की जांच करने के लिए एक कमेटी गठित हुई, समिति गठित हुई और उस समिति के नायक थे यानी कि अध्यक्ष थे शांताराम की अध्यक्षता में एक कमेटी गठित हुई और जो जांच करेगी कि क्या राजस्थान में विधान परिषद के गठन की जरूरत है, अगर है तो उसमें कितने सदस्य होने चाहिए, इस प्रकार की डिमांड। यानी कि अब वापस आर्टिकल 168 आते हैं। आर्टिकल 168 कहता है कि विधि निर्माण का काम विधानमंडल करेगी। विधानमंडल के अनिवार्य रूप से 2 अंग होंगे, राज्यपाल होगा, विधानसभा होगी। कुछ राज्यों के अंदर विधान परिषद भी होती है। तो क्या अब हम तो राजस्थान पॉलिटी पढ़ रहे हैं, तो हमें बात करनी है कि राजस्थान में क्या विधान परिषद है, तो जवाब है जी नहीं, राजस्थान के अंदर विधान परिषद नहीं है। कोई बात नहीं, विधान परिषद नहीं है तो मन छोटा करने की जरूरत नहीं है।
विधान परिषद नहीं है तो क्या राजस्थान वालों ने डिमांड की थी कि कभी? तो जी हाँ, जब 2012 में राजस्थान की विधानसभा ने डिमांड भेजी है, 2013 में राज्यसभा से पास भी हुआ, उसके बाद शांताराम समिति भी गठित हुई, लेकिन अभी भी राजस्थान में विधान परिषद का गठन नहीं हुआ। चलिए जी, ये तो था आर्टिकल 168। हमने समझ लिया कि हमारी जो विधानसभा है वो जो विधि निर्माण का काम है वो कौन करता है? विधानमंडल करता है। विधानमंडल में राज्यपाल हम पढ़ चुके हैं। दूसरा अनिवार्य भाग है वो है विधानसभा, और आज की हमारी क्लास का थंबनेल भी यही था कि विधानसभा पढ़ना। अब विधानसभा होगी, चलो ठीक है। उसके बाद भारतीय संविधान के अंदर एक और आर्टिकल लिखा गया, उसका नाम था आर्टिकल 170। अनुच्छेद 170 क्या कहता है कि जो विधानसभा है, विधानसभा की ये संरचना की बात करता है कि जो विधानसभा गठित हो रही है उसकी संरचना कैसी है। तो विधानसभा में कितने सदस्य होंगे ये भी तो हमें पता होना ही चाहिए कि विधानसभा की संरचना, विधानसभा में सदस्य कितने होंगे। तो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 170 कहता है कि किसी भी राज्य की विधानसभा में कम से कम सदस्य होने चाहिए 60, और 60 से लेकर अधिकतम कितने हो सकते हैं? 500 सदस्य। यानी कि किसी भी राज्य की विधानसभा में कम से कम 60 सदस्य होने चाहिए, अधिकतम कितने हो सकते हैं? 500। अब हम अनुमान लगाकर बता सकते हैं कि भारत के किस राज्य के पास सर्वाधिक विधानसभा सदस्य होंगे, तो जवाब होगा यूपी, और यूपी के पास सच में होती हैं, और वो होती हैं 403। यूपी के अंदर सर्वाधिक विधानसभा सदस्य हैं 403। अभी तक क्या ऐसा कोई राज्य है जिसके विधानसभा के सदस्यों की संख्या 500 है? तो जवाब है जी नहीं। सबसे ज्यादा मैक्सिमम है यूपी की, और यूपी के हैं 403। चलो यूपी को छोड़ते हैं, अब आते हैं और कम से कम कितनी होनी चाहिए? 60। बात करें राजस्थान विधानसभा में सदस्यों की संख्या कितनी है? राजस्थान विधानसभा में सदस्यों की संख्या मात्र 200 है, और कम से कम 60 होनी चाहिए, मैक्सिमम 500 हो सकती है। राजस्थान के पास कितनी है? 200 है। चलो ठीक है। अब सवाल आता है कि क्या कोई भारत में ऐसा भी राज्य है जिसकी विधानसभा सदस्यों की संख्या 60 से कम हो? हमने बात कर ली क्या कोई 500 से ज्यादा वाला है? तो जवाब है जी नहीं। भारत के अंदर कोई ऐसा राज्य नहीं है जिसकी अभी तक 2026 तक की विधानसभा के सदस्यों की संख्या 500 से अधिक गई हो। मैं ये क्यों बोल रहा हूं वो आगे बताऊंगा कि 2026 तक। और उसके बाद क्या ऐसा राज्य है जिसकी विधानसभा के सदस्यों की संख्या 60 से कम है? तो जवाब है जी हाँ। मिजोरम, सिक्किम, गोवा, अरुणाचल प्रदेश ऐसे राज्य हैं जिनकी विधानसभा के सदस्यों की संख्या 60 से भी कम है। यह आर्टिकल 170 था। आर्टिकल 170 के अंदर देखा कि विधानसभा में कम से कम कितने हो सकते हैं, मैक्सिमम कितने हो सकते हैं, और उसके बाद राजस्थान विधानसभा में टोटल सदस्य कितने हैं। तो हमने बात कर ली राजस्थान विधानसभा में मात्र 200 सदस्य। इनकी निर्णय किसने किया? 60 से लेकर 500 तक हो सकती है, ठीक है। राजस्थान विधानसभा में 200 सदस्य होंगे, इसका फैसला कौन करता है? तो इसका फैसला करने के लिए एक आयोग गठित होता है जो अभी थोड़े दिनों में ही सुर्खियों में आने वाला है, तो आप लोग थोड़े अलर्ट रहना। और उस आयोग का नाम है परिसीमन आयोग। परिसीमन आयोग। परिसीमन आयोग क्या है और क्या मतलब है इसका? परिसीमन आयोग भारत के संविधान के अंदर एक अनुच्छेद लिखा गया। अनुच्छेद का नाम है 82। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 82 यानी कि 82 के अनुसार प्रत्येक जनगणना के बाद भारत के राष्ट्रपति एक आयोग का गठन करेंगे जिसका नाम होगा परिसीमन आयोग। और वो परिसीमन आयोग क्या काम करेगा कि परिसीमन आयोग के 2 काम होते हैं। वो 2 काम क्या है? निर्वाचन क्षेत्रों का निर्णय करना और आवंटित सीट। मतलब क्या है कि परिसीमन आयोग बताएगा किसी राज्य की विधानसभा में कितनी सीटें होनी चाहिए। तो इसी परिसीमन आयोग ने बताया राजस्थान विधानसभा में 200 सीटें होनी चाहिए। परिसीमन आयोग दूसरा भी बताता है कि जो विधानसभा, अब राजस्थान को कितने विधानसभा क्षेत्रों में तोड़ा गया? तो राजस्थान को 200 विधानसभा क्षेत्रों में तोड़ा गया। यानी कि जो परिसीमन आयोग है वो गठित कौन करता है? भारत के संविधान के अनुच्छेद 82 के अनुसार प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इसका आयोग का गठन करते हैं। कौन करते हैं? राष्ट्रपति करते हैं। बहुत बढ़िया बात है। किस अनुच्छेद में लिखा गया? 82 में लिखा गया। कब करते हैं? प्रत्येक जनगणना के बाद। तो और ये परिसीमन आयोग क्या करेगा? ये परिसीमन आयोग 2 चीजें फैसला करता है। एक, निर्वाचन क्षेत्रों का आवंटन,
निर्वाचन क्षेत्रों का आवंटन का मतलब है कि जो जिस टोटल राजस्थान का क्षेत्रफल है इसको टोटल कितने भागों में तोड़ना है, 200 छोटे छोटे भागों में तोड़ना है। जैसे कि हम बोलते हैं ना कि हमारा गांव इस विधानसभा क्षेत्र में आता है, यानी कि जैसे कि कॉलेज के अंदर ये वाले गांव आते हैं, तो आपका भी गांव है वो किसी ना किसी विधानसभा क्षेत्र के अधीन आता होगा और आपने अपने एमएलए का वोट दिया था और उस एमएलए के वोट में केवल आपका गांव ही नहीं था, आसपास के कई छोटे छोटे गांव भी शामिल थे। तो ये फैसला किसने किया था कि आपका गांव किस विधानसभा क्षेत्र में आएगा? परिसीमन आयोग ने किया था। और परिसीमन आयोग 2 क्षेत्रों का निर्णय करता है, विधान निर्वाचन क्षेत्रों का, दूसरा उस राज्य को कितनी सीटें मिलनी चाहिए, किसमें? विधानसभा में और लोकसभा में। यानी कि जो हमारे विधायक आते हैं इनका किसको कितनी सीटें मिलेगी इसका निर्णय भी हमारा परिसीमन आयोग करता है। तो परिसीमन आयोग जब राष्ट्रपति घोषित करते हैं तो ये वाले 2 काम करते हैं। परिसीमन आयोग ने ही राजस्थान विधानसभा के सदस्यों की संख्या 200 बताई। चलो ठीक है, राष्ट्रपति ने अब तक कितने बार परिसीमन आयोग का गठन किया? तो राष्ट्रपति ने अपने आर्टिकल 82 वाली शक्ति का प्रयोग करते हुए 4 बार, संविधान तो कहता है कि प्रत्येक जनगणना के बाद, तो राष्ट्रपति ने 4 बार परिसीमन आयोग का गठन किया। पहला स्वतंत्रता के बाद जो प्रथम जनगणना हुई थी 1951 में, उसके बाद 1952 के अंदर परिसीमन आयोग गठित हुआ। उसके बाद 1961 में अगली जनगणना के बाद 1962 में भी दूसरा आयोग गठित हुआ। उसके बाद 1971 की तीसरी जनगणना के बाद 1972 में तीसरे परिसीमन आयोग का भी गठन हुआ। उसके बाद चौथे परिसीमन आयोग का गठन 2001 की जनगणना के बाद 2002 में किया गया। तो उसके बाद क्यों नहीं किया गया? तो उसके बाद हमें तो केवल इतना ध्यान में रखना है कि परिसीमन आयोग कितनी बार गठित हुआ? 4 बार गठित हुआ। अब तक हो तो 7 बार जाना चाहिए था, लेकिन अभी तक 4 बार गठित हुआ, 5वां चल रहा है, 5वें के लिए प्रावधान चल रहे हैं। और 5वां परिसीमन आयोग 2026 में मतलब गठित तो 2024 में हो गया था, लेकिन वो 2026 के लिए चल रहा था। क्यों ऐसा हुआ? क्योंकि 1971 में जो परिसीमन आयोग गठित हुआ था उसने कहा था कि अब से निर्वाचन क्षेत्रों का आधार कौन सा वर्ष रखा जाएगा, तो वो होगा 1971। चलो आपको कंफ्यूज नहीं करते हुए डायरेक्ट बात करते हैं कि चलो ठीक है, निर्वाचन क्षेत्रों का बंटवारा भी करेगा, आवंटित सीटों का बंटवारा भी करेगा, SC ST को कितनी सीटें आरक्षित होगी इसका बंटवारा भी परिसीमन आयोग करता है। अब वर्तमान में इस परिसीमन आयोग ने किस आधार वर्ष पर सीटों को, निर्वाचन क्षेत्रों को बांटा है? तो ध्यान में रखना, निर्वाचन क्षेत्रों को बांटा है 1991 की जनगणना के आधार पर। यानी कि निर्वाचन क्षेत्रों को 1991 की जनगणना के आधार पर बांटा गया, जबकि आवंटित सीटें जो हैं वो 1971 की जनगणना के आधार पर। यानी कि वर्तमान में राजस्थान में लोकसभा से 25 सदस्य जाते हैं और विधानसभा में 200 सदस्य हैं। तो ये किस जनगणना के आधार पर हुआ था? 1971 की जनगणना के आधार पर हुआ। और 1971 की जनगणना राजस्थान में जितनी थी उस हिसाब से राजस्थान को कितनी सीटें मिली? 25 लोकसभा में मिली और 200 विधानसभा में मिली। उसके बाद अब तक विधानसभा, राजस्थान की जनसंख्या बढ़ रही है, लेकिन फिर भी विधानसभा की सीटों में या लोकसभा की सीटों में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि 2003 के अंदर 87वां संविधान संशोधन किया गया और 87वें संविधान संशोधन में बोल दिया था कि 2026 तक विधानसभा या लोकसभाओं की सीटों का आवंटन है वो 1971 की जनगणना के आधार पर होगा। अब 2026 चल रहा है तो 5वें परिसीमन आयोग के गठन की बातें चल रही हैं और 5वां परिसीमन आयोग बताएगा कि अब से सीटों की संख्या, क्योंकि ये 5वां परिसीमन आयोग गठित होगा तो वो या तो सीटों की संख्या बढ़ाएगा, लोकसभा में भी 543 से बढ़ाकर और आगे बढ़ा देंगे और विधानसभाओं के अंदर भी सीटों की संख्या बढ़ा देंगे, या जो कुछ भी निर्णय करते हैं वो ये 5वां परिसीमन आयोग ही करेगा। जो 2026 तक के लिए तो ये वाला प्रावधान लागू था, अब एक नया गठन होगा और नए गठन के बाद 5वां परिसीमन आयोग भी बनेगा। तो ये 5वां परिसीमन आयोग निर्धारित करता है कि विधानसभा में सीटों की संख्या कितनी होगी। हमें ये ध्यान में रखना है। परिसीमन आयोग 4 बार बन चुका है, चारों बार परिसीमन आयोग ने राजस्थान विधानसभा में सीटों की संख्या किस तरीके से बताई है वो भी देख लेते हैं। पहले जब 1952 में प्रथम विधानसभा का चुनाव हुआ उस समय राजस्थान की विधानसभा में सीटों की संख्या कितनी निर्धारित हुई? 160। प्रथम विधानसभा के चुनाव में राजस्थान की विधानसभा में 160 पदों का चुनाव हुआ, लेकिन फिर
क्योंकि प्रथम चुनाव तो 1952 में होता और 1956 में हमारे यहाँ एक और घटना घटित हुई, वो हुआ था राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन। और राज्य पुनर्गठन आयोग ने जो इनकी अजमेर मेरवाड़ा था वो भी राजस्थान के अंदर विलय कर दिया। और अजमेर मेरवाड़ा के विलय करने से अजमेर मेरवाड़ा के 30 पद और जुड़ गए, इसलिए प्रथम विधानसभा में राजस्थान विधानसभा के सदस्यों की संख्या बढ़कर हो गई थी 190। परिसीमन आयोग ने तो 160 की बात की थी, वो कितनी गई थी 190। उसके बाद दूसरा जब विधानसभा चुनाव हुआ 1957 में, दूसरी विधानसभा का चुनाव हुआ तो इन्होंने इसकी संख्या को घटाकर 176 कर दिया। यानी कि दूसरी विधानसभा में राजस्थान के लिए कितने विधानसभा में सदस्य रखे, 176। उसके बाद 1967 में जब चौथी विधानसभा गठित हुई तो चौथी विधानसभा के अंदर इनकी सदस्यों की संख्या बढ़ाकर कर दी थी 184 और छठी विधानसभा के अंदर इनकी संख्या बढ़ाकर कर दी थी 200। अब हमसे कुछ छोटे छोटे प्रश्न बनते हैं, वो क्या है कि राजस्थान परिसीमन आयोग ने प्रथम विधानसभा के लिए कितने सदस्यों की संख्या निर्धारित कर रखी है, तो जवाब है 160। दूसरे परिसीमन आयोग ने 176, तीसरे ने 184 और चौथे परिसीमन आयोग ने 200 निर्धारित कर रखी है। अब पांचवा बनेगा, वो बताएगा कि विधानसभा के सदस्यों की संख्या कितनी है। तो ये सब निर्णय कौन कर रहा है, परिसीमन आयोग कर रहा है। हमें क्या ध्यान में रखना, वर्तमान कौन सी विधानसभा से सदस्यों की संख्या 200 है, तो ये छठी विधानसभा थी। तो चलिए अब यहां तक के जो भी प्रावधान थे इनको व्यवस्थित ढंग से देख लेते हैं। चलो एक दो बातें और कर लेते हैं, उसके बाद कंटेंट पढ़ेंगे। अब विधानसभा में 200 सदस्य आएंगे, ठीक है। जो सदस्य आते हैं उन्हें बोलते हैं एमएलए, यानी कि विधायक या फिर मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। तो एमएलए का राजस्थान विधानसभा में टोटल कितने एमएलए आए 200। अब इन एक और अनुच्छेद लिखा गया, उसका नाम था आर्टिकल 172। और आर्टिकल 172 कहता है कि जो विधानसभा के सदस्य आते हैं उनका कार्यकाल कितना होता है। तो कार्यकाल के लिए एक और भाई जो सदस्य चुनकर तो आगे, पहले तो इनका निर्वाचन कैसे होता है, इनका निर्वाचन होगा, ये आर्टिकल 170 में ही लिखा हुआ है। इनका जो चुनाव है कि ये किस तरीके से चुनकर आने वाले हैं, तो इनके लिए एक अनुच्छेद लिखा गया 170 और 170 में ही बता रखा है कि जो सदस्यों का चुनाव होगा वो होगा फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम, जिसे हिंदी में बोलते हैं अग्रताही विजेता। अग्रताही विजेता का मतलब है कि अब जब हमारे यहाँ चुनाव होता है तो ये चुनाव किस तरीके का होता है, प्रत्यक्ष चुनाव होता है, ठीक है, और गुप्त भी होता है। प्रत्यक्ष और गुप्त होता है। प्रत्यक्ष जब भी नाम आए तो ध्यान में रखना, जिस चुनाव के अंदर जनता स्वयं वोट देती है वो तो होता है प्रत्यक्ष। जिसमें जनता स्वयं वोट नहीं देती, जनता के प्रतिनिधि वोट देते हैं, उससे बोलते हैं अप्रत्यक्ष। तो हमारे यहाँ प्रत्यक्ष और गुप्त मतदान द्वारा निर्वाचन होता है। और ये पद्धति कौन सी है, अग्रताही विजेता। यानी कि यहाँ पर एक ही पोस्ट पर 5 लोग, 10 लोग, 15 लोग, 20 लोग, कितने भी लोग चुनाव के लिए खड़े हो सकते हैं। उन खड़े हुए लोगों में से जिसको सबसे ज्यादा वोट मिला वो विजेता होगा। यानी कि उस रेस के अंदर जो सबसे आगे हैं वही विजेता होता है। बहुमत का मत मिले या ना मिले कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो ध्यान में ये रखना है कि अग्रताही विजेता हमारे यहाँ निर्वाचन की प्रणाली है। यानी कि जो सदस्य हैं वो प्रत्यक्ष और गुप्त मतदान प्रणाली द्वारा चुने जाते हैं। और आर्टिकल जो 172 था वो कहता है कि ये जो चुनकर आपने सदस्य भेजे इनका कार्यकाल क्या है, ये कितने समय तक हमारे यहाँ रुकेंगे। तो इनके कार्यकाल के बारे में आर्टिकल 172 लिखा गया। और आर्टिकल 172 कहता है कि जो विधानसभा के सदस्य होते हैं इनका कार्यकाल 5 वर्ष होता है। ये 5 वर्ष तक के लिए अपने पद पर रहते हैं। तो 5 वर्ष के लिए, या फिर अगर ये खुद अपना इस्तीफा देना चाहे तो इस्तीफा देकर जा सकते हैं, अन्यथा वो 5 वर्ष तक अपने पद पर बने रहेंगे। ये इनके कार्यकाल के बारे में बात हुई। अब हमें 2 फैक्ट कार्यकाल के बारे में 2 फैक्ट और ध्यान में रखने होंगे। वो 2 फैक्ट क्या हैं, एक है आर्टिकल 174 और एक है आर्टिकल 352। ये 2 अनुच्छेद भी विधानसभा के कार्यकाल से रिलेटेड है, इसलिए ध्यान में रखना। विधानसभा का कार्यकाल 5 साल होगा। इससे पहले अब फिक्स थोड़ी ना है कि 5 साल विधानसभा रहेगी। उसके लिए 2 अनुच्छेद और लिखे गए, एक है 174 और दूसरा है 172। और दोनों क्या कहना चाहते हैं, 174 कहता है कि राज्यपाल
मंत्रिपरिषद की सलाह पर विधानसभा को भंग यानी कि विघटन, विधानसभा का विघटन कर सकते हैं 5 साल से पहले। ये क्या कहता है कि राज्यपाल विधानसभा को 5 साल से पहले भी विघटित कर सकते हैं। 72 क्या कहता है कि विधानसभा का कार्यकाल 5 साल होता है। 174 कहता है कि राज्यपाल विधानसभा का आउट करेगा, विधानसभा का सत्रावसान करेगा और विधानसभा को मंत्रिपरिषद की सलाह पर क्या कर सकते हैं, विघटन कर सकते हैं, यानी कि विधानसभा को समाप्त भी कर सकते हैं। ये प्रावधान भी कौन करता है, आर्टिकल 174 कहता है। इसका मतलब हुआ कि विधानसभा 5 साल से पहले भी विघटित हो सकती है। अब हमसे प्रश्न पूछा जाता है कि राजस्थान की कितनी विधानसभाएं अपना कार्यकाल पूर्ण करने से पहले विघटित हुई थी? तो कार्यकाल पूर्ण करने से पहले तो विघटित होती है 2, 1977 वाली और 1980 वाली। एक बार 1977 में जब दूसरा राष्ट्रपति शासन लगा तब विधानसभा भंग हुई, और दूसरी जो 1980 के अंदर विधानसभा चल रही थी वहां भी राष्ट्रपति शासन लगा, इसलिए वो विधानसभा भी वहां पर भंग हो जाती है। तो कार्यकाल से पहले भंग होने वाली 2 थी और टोटल भंग हुई थी 3। कुल कितनी भंग होती है, 3 विधानसभाएं भंग होती है, और जबकि कार्यकाल पूर्ण करने से पहले जो भंग होने वाली थी वो 2, यानी कि हमसे प्रश्न पूछता है राज्यपाल ने कितनी विधानसभाओं को अब तक भंग किया, 3 को, ये ध्यान में रखना। तो वो क्या बताना चाहता है कि कार्यकाल 5 वर्ष से पहले भी समाप्त हो सकता है। एक और आर्टिकल है वो है 352, और ये कहता है कि राष्ट्रीय आपात की परिस्थिति में, नेशनल इमरजेंसी चल रही है, राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान विधानसभा चाहे तो एक बार में 6 माह के लिए और ऐसे करते करते अनंत तक अपना कार्यकाल बढ़ा सकती है। मतलब क्या है, राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान विधानसभा का कार्यकाल बढ़ाया जा सकता है, और कितनी बार, एक बार आप संशोधन करके 6 महीने के लिए विधानसभा का कार्यकाल यानी कि विधानसभा को बढ़ा सकते हैं, और उसके बाद जैसे ही 6 माह कंप्लीट होने लगे आप एक बार और संशोधन करके अगले 6 महीने के लिए बढ़ा दीजिए, फिर अगले के लिए और फिर अगले के लिए, ऐसे करते करते आप अनंत तक विधानसभा का कार्यकाल बढ़ा सकते हो। यानी कि हमने आर्टिकल 172 पढ़ा जो किससे रिलेटेड है, विधानसभा के कार्यकाल से रिलेटेड है। विधानसभा के कार्यकाल का मतलब क्या है कि विधानसभा 5 साल के लिए चुनी जाती है। बहुत बढ़िया बात है। क्या विधानसभा 5 साल से पहले हट भी सकती है? तो जवाब है जी हाँ, और ये अनुच्छेद कौन सा है, 174। कौन हटाएगा? राज्यपाल हटाएगा। विधानसभा को हटा सकता है किसकी सलाह पर? मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद की सलाह पर। उसके बाद एक और आर्टिकल है, क्या विधानसभा 5 साल से ज्यादा रह सकती है? जवाब होगा जी हाँ। कब रह सकती है? राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान रह सकती है, और इससे रिलेटेड अनुच्छेद कौन सा है, 352 है। उसके बाद आते हैं कि जो विधानसभा के सदस्य हैं इनकी योग्यताएं क्या है। क्या हर कोई व्यक्ति विधानसभा का सदस्य बन सकता है, या फिर भारतीय संविधान उन पर कुछ पाबंदियां लगाता है कि ये वाले विशेष व्यक्ति ही विधानसभा के सदस्य बन सकते हैं? तो योग्यताओं के लिए अनुच्छेद कौन सा लिखा, 173 भारतीय संविधान का अनुच्छेद 173 है, वो बताता है कि विधानसभा के सदस्यों में क्या योग्यताएं चाहिए। पहली योग्यता, भारत का नागरिक हो। ये तो सिंपल बात है और चाहिए ही चाहिए। हम पाकिस्तान के व्यक्ति को थोड़ी ना हमारा विधायक बना सकते हैं, तो पहला भारत का नागरिक होना चाहिए, ठीक है। दूसरा, जो भारतीय निर्वाचन आयोग ने अधिकारी नियुक्त कर रखा है, मतलब क्या है, अगर आप एमएलए के चुनाव लड़ना चाहते हो तो उसके लिए आप पर्चा भरोगे। पर्चा भरते समय जिस अधिकारी के सामने पर्चा भरा जाता है उसके सामने आपको शपथ लेनी होगी, यानी कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के अधिकारी के सामने शपथ ग्रहण कर रखी हो, वही व्यक्ति चुनाव लड़ सकता है। अगर शपथ नहीं ली तो क्या होगा, शपथ नहीं ली तो आप चुनाव लड़ने के योग्य नहीं रहे, तो अधिकारी के समक्ष शपथ लेनी होगी। अगर आप शपथ लेने को तैयार हैं तो फिर आप चुनाव लड़ने के भी योग्य हैं। अधिकारी के समक्ष आप शपथ लीजिए, ले लिए। तीसरा प्रावधान क्या है, अगर आप विधानसभा में चुनाव लड़ रहे हो विधानसभा के सदस्य के लिए, तब तो आपकी आयु चाहिए नहीं 25 वर्ष, और अगर आप विधान परिषद के लिए लड़ रहे हो, विधान परिषद के लिए, तो फिर आपकी आयु होनी चाहिए 30 वर्ष। ये हमारी तीसरी योग्यता है जो हमें चाहिए। और चौथी क्या कहता है, चौथा कहता है कि बाकी जो भारत की संसद विधि बनाकर बता दे वो आपके अंदर योग्यताएं, संसद को अधिकार दिया है कि वो विधि बनाकर बता दें कि कौन कौन सी योग्यताएं आपके इन अधिकारियों के अंदर होनी चाहिए। ये हमारा
भारत का संविधान का अनुच्छेद 173 कहता है कि जिन व्यक्तियों को हम चुनना चाहते हैं वो व्यक्ति किस तरीके से हमारे यहाँ लड़ सकते हैं चुनाव, और योग्यताएं क्या होनी चाहिए, ये कुछ 4 प्रकार की योग्यताएं हैं। अब हम हमारा व्यवस्थित ढंग से देख लेते हैं कंटेंट क्या कहता है और उसके बाद आगे की कहानी। चलिए, तो अब आते हैं सबसे पहले भारत के संविधान, क्योंकि हम विधानसभा पढ़ने वाले हैं तो विधानसभा वाला प्रावधान अनुच्छेद 168 से लेकर 212 तक लिखे गए हैं। ये सभी अनुच्छेद कौन से हैं? 168 से लेकर 212 के अंदर बताए रखे हैं। सबसे पहले अनुच्छेद 168 क्या कहता है? प्रत्येक राज्य का एक विधानमंडल होगा और ये विधानमंडल राज्यपाल, विधानसभा और विधान परिषद से मिलकर बना होगा। ठीक है, उसके बाद तो यानी कि यहाँ से हमारे संविधान ने 2 प्रावधान कर दिए कि सदन 2 प्रकार के हो सकते हैं। या तो वो सदन द्विसदनीय होगा, द्विसदनीय का मतलब विधान परिषद भी होगी, विधानसभा भी होगी, और दूसरा या फिर वो सदन कैसा होगा? एक सदनीय होगा, जहां पर विधानसभा ही होगी, विधान परिषद का कोई चांस नहीं बनता है। तो ऐसी परिस्थिति में जो हमारा विधानमंडल बनेगा वो एक सदनीय भी बन सकता है। सिंपल बात है, हम कर चुके हैं। तो जो 2 सदन है, विधान परिषद और विधानसभा, इनको उच्च सदन और निम्न सदन भी कहते हैं। उसके बाद विधानसभा, क्योंकि हमारा टॉपिक यही है, राजस्थान में विधानसभा ही है। विधानसभा को प्रथम सदन, लोकप्रिय सदन और जनता का सदन भी कहते हैं, क्योंकि हमने इनके चुनाव के बारे में बात की थी कि इनका चुनाव प्रत्यक्ष होता है। ठीक है, संरचना आर्टिकल 170 कहता है कि इसमें विधानसभा में कितने सदस्य हो सकते हैं? मैक्सिमम 500, न्यूनतम 60। भारत के अपवाद ऐसे राज्य हैं जिनकी संख्या, विधानसभा सदस्यों की संख्या 60 से कम है, तो वो 4-5 ऐसे राज्य होंगे जहां इनकी संख्या कम है, जैसे नागालैंड में 46, सिक्किम में 30, मिजोरम में 40, अरुणाचल में 30, गोवा में भी 30। बहुत बढ़िया बात है। चलिए, उसके बाद हमने परिसीमन आयोग की बात की, यानी कि ये 60 से लेकर जो 500 सदस्य हैं, इनमें से किस राज्य के कितने होंगे इसका निर्णय कौन करेगा? परिसीमन करेगा। और परिसीमन आयोग ने बताया कि अनुच्छेद 170 के अंदर राज्य विधानसभा के कितने सदस्य होंगे। और परिसीमन आयोग का गठन क्यों किया जाता है? परिसीमन आयोग का गठन किया जाता है समान लोगों को समान जनसंख्या के आधार पर निर्वाचन क्षेत्रों का बंटवारा, यानी कि एक निश्चित क्षेत्र में रहने वाले लोगों की संख्या एक समान रखनी है। फॉर एग्जाम्पल हम मान लेते हैं कि 10 लाख, यानी कि जिस क्षेत्रफल में 10 लाख जनसंख्या उसे विधानसभा क्षेत्र घोषित कर देंगे, और पड़ोस वाले 10 लाख लोगों को मिलाकर दूसरा विधानसभा क्षेत्र। इस तरीके से बंटवारा होगा। निकाय विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों का परिसीमन वही आयोग करता है जो लोकसभा का करता है। तथ्य, परिसीमन आयोग के निर्णयों को ये ध्यान में रखना, परिसीमन आयोग ने अगर बोल दिया कि हमारा क्षेत्र एक्स विधानसभा क्षेत्र में आता है, तो आप जाकर कंप्लेन नहीं कर सकते कि भाई एक्स क्षेत्र के अंदर हमें नहीं जाना, हमें वाई क्षेत्र में जाना है। और दूसरा, परिसीमन आयोग के निर्णय अगले चुनाव पर लागू होते हैं, यानी कि 2026 में जो परिसीमन आयोग गठित होगा उसके निर्णय 2029 में जो चुनाव होंगे उस पर लागू होंगे। अब तक कितने परिसीमन आयोग गठित हुए? 1952, 1962, 72 और 2002। ठीक है, सेम स्लाइड है। उसके बाद महत्वपूर्ण संविधान संशोधन, 42वां क्या कहता है कि जो सीटों का आवंटन है 1971 की जनगणना के आधार पर करेंगे। उसके बाद 84वें संविधान संशोधन ने कहा सीटों का आवंटन तो 1971 के अकॉर्डिंग होगा, लेकिन निर्वाचन क्षेत्रों का आधार कौन सा रखेंगे? 1991। फिर 87वां संविधान संशोधन किया गया 2003 में, परिसीमन हेतु आधार वर्ष 2001 की जनगणना को निर्धारित किया गया। और वर्तमान राजस्थान की विधानसभा के बारे में क्या ध्यान में रखना? सदस्य टोटल कितने? 200। सर्वाधिक सीटें कौन से जिले को मिली? जयपुर को मिली। न्यूनतम किसको मिली? प्रतापगढ़ और जैसलमेर को मिली। यहाँ बता रखा है कि प्रथम विधानसभा में 160 सदस्य थे, दूसरे में 176, तीसरी में 84, चौथी में छठी के अंदर 200 कर दी। उसके बाद विधानसभा सीटों का क्रमिक विकास जो हमने बताया है वो वापस यहाँ पर शब्दों में लिखा गया है कि प्रथम विधानसभा के अंदर टोटल सदस्यों की संख्या 160 थी। अजमेर मेरवाड़ा के विलय के बाद 30 सदस्य और आ गए, तो टोटल सदस्यों की संख्या हो गई थी 190। उसके बाद अजमेर मेरवाड़ा आने से 190 हो गई। दूसरी विधानसभा के अंदर इनकी संख्या 190 से घटाकर 176 की गई। चौथी विधानसभा में वापस 184 की गई और छठी विधानसभा के अंदर इनकी संख्या 200 कर दी, जो अभी भी यथावत रूप से चल रही है। विधानसभा में आरक्षण, विधानसभा में हमने देखा 200 सदस्य होंगे, उनमें से सीटों को आरक्षित भी किया गया। वो कौन सी थी? एससी और एसटी के लिए सीटों का आवंटन किया गया था। वर्तमान 200 सीटों में से जैसे परिसीमन आयोग 2002 वाले ने
इसके लिए राजस्थान विधानसभा में जो सीटों का निर्धारण किया था और इसकी अध्यक्षता किसने की थी? कुलदीप सिंह ने। कुलदीप सिंह की अध्यक्षता वाले परिसीमन आयोग ने राजस्थान विधानसभा में एससी और एसटी को कितनी सीटें दी? एससी के लिए इन्होंने 34 सीटें निर्धारित की और एसटी के लिए 25 सीटें निर्धारित की। ये तो हमसे आए दिन पूछा जाता है। और एक अनुच्छेद प्रावधान और भी था जो अब रहा नहीं है। वो प्रावधान क्या था कि विधानसभा के अंदर सदस्यों में अगर राज्यपाल को लगता है कि विधानसभा में कोई एंग्लो इंडियन नहीं है तो विधानसभा राज्यपाल एक एंग्लो इंडियन को मनोनीत भी कर सकते हैं, लेकिन 2020 से ये वाला प्रावधान हटा दिया गया। उसके बाद निर्वाचन की प्रक्रिया बता रखी है। प्रत्यक्ष निर्वाचन होता है सार्वभौमिक वैश्य मताधिकार के आधार पर, और फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम होता है, यानी अग्रताई विजेता प्रणाली। अनुच्छेद कार्यकाल, विधानसभा का कार्यकाल 5 वर्ष होता है और सदस्य त्याग पत्र तो दे ही सकते हैं। और अनुच्छेद 174 कहता है कि राज्यपाल द्वारा मुख्यमंत्री की सलाह पर विधानसभा को पहले भी भंग किया जा सकता है। और आर्टिकल 352 क्या कहता है कि 5 साल से ज्यादा भी बढ़ाया जा सकता है। उसके बाद विधानसभा के अधिकारी कौन कौन होते हैं, इनके बारे में तो हम नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे। अभी आपने जो कुछ भी 4-5 अनुच्छेद पढ़े हैं, इससे रिलेटेड कुछ प्रश्न बनते हैं, उनके आप जवाब दे सकते हैं। चलिए, सबसे पहले राजस्थान विधानसभा के प्रथम अध्यक्ष, ये बाद में पढ़ेंगे। हाँ, ये मंत्रिपरिषद वाले टॉपिक का प्रश्न है। अगर आपने पहले वाला वीडियो आरंभ देख रखा है तो आप इस प्रश्न का भी जवाब देने का प्रयास करें कि भारत के संविधान का कौन सा संविधान संशोधन राजस्थान मंत्रिपरिषद के आकार को सीमित करता है, कि राजस्थान मंत्रिपरिषद में कितने सदस्य होंगे, इसका निर्णय कौन सा संविधान संशोधन करता है। तो आप जवाब भेज दीजिए टिक टिक 1, टिक टिक 2, टिक टिक 3, और इसका जवाब है 91वां संविधान संशोधन 2003। इसने कहा कि विधानसभा के सदस्यों की मंत्रिपरिषद के सदस्यों की संख्या विधानसभा के सदस्यों का 15% होगी। जो नाम बोले गए हैं ध्यान रखना, ये 15% किसका है? विधानसभा का है। और केंद्र में अगर पूछा जाता तो वो लोकसभा होती। तो एक प्रश्न ये बना। दूसरा, सन 1952 में ये कभी 2016 में आरएस प्री के अंदर पूछा गया था कि सन 1952 के परिसीमन आयोग ने राजस्थान विधानसभा की सदस्य संख्या कितनी निर्धारित की थी, यानी कि प्रथम विधानसभा चुनाव के अंदर कितनी परिसीमन आयोग ने कितने विधानसभा सदस्यों की संख्या निर्धारित की। अभी हमने पढ़ा प्रथम के अंदर 200 थी। उसके बाद राजस्थान के किस जिले में सबसे अधिक विधानसभा सीटें, अभी हमने पढ़ा जो जिला 19 सीटें रखता है वो और कोई नहीं, नन अदर देन ओनली जयपुर होगा। उसके बाद विपक्ष के नेता फिर पढ़ेंगे। और उसके बाद राजस्थान की प्रथम विधानसभा का गठन कब हुआ, तो वो होता है 29 फरवरी 1952 के दिन। राजस्थान विधानसभा की सदस्य संख्या 200 कब हुई, ये अभी जैन की परीक्षा में 2022 के अंदर पूछा गया था कि राजस्थान विधानसभा में विधानसभा के सदस्यों की संख्या 200 कब की गई। बहुत सिंपल प्रश्न है और बहुत बेसिक प्रश्न है, जिसके बारे में अभी की कक्षा के अंदर हमने बहुत विस्तार से चर्चा भी की कि वो कौन सा था। 1977 छठी विधानसभा। राजस्थान राज्य विधानसभा का चुनाव पहली बार कब हुआ, तो पहली बार विधानसभाओं का चुनाव होता है 1952 में प्रथम विधानसभा गठित हुई थी। विधानसभा में ये छोड़ दें, बाद में पढ़ेंगे। और राजस्थान का नया विधानसभा भवन कहाँ पर स्थित है? अल्बर्ट हॉल कोटा में, आमेर जयपुर में, किशनपोल बीकानेर में और लाल कोठी जयपुर में। तो ये नया विधानसभा भवन लाल कोठी जयपुर के अंदर है। और ये पुलिस कांस्टेबल के अंदर पूछा गया था। 2018 तक राजस्थान विधानसभा के कितने आम चुनाव संपन्न हो चुके हैं, यानी कि 2018 तक कितनी विधानसभाएं गठित हो चुकी है। तो ये बहुत अच्छा प्रश्न है, क्योंकि अभी चल रही है जो 2024 में गठित हुई थी वो है 16वीं विधानसभा। तो 2018 से लेकर 2023 तक वाली थी वो थी 15वीं विधानसभा। हमसे तो 18 से पहले पूछी गई है, तो पहले कितनी गठित हुई थी? पहले 14 गठित हो गई थी। राजस्थान विधानसभा के सदस्य रहे बिना कोई व्यक्ति कितने महीने तक राजस्थान में मंत्री के पद पर रह सकता है? ये बात भी हमने मंत्रिपरिषद वाले टॉपिक में अच्छी खासी विस्तार के साथ बताई थी कि कोई भी व्यक्ति मंत्री बनना चाहता है तो उसकी अनिवार्य शर्त क्या है कि वो विधानसभा का या विधान परिषद का सदस्य होना चाहिए। यदि कोई सदस्य नहीं है तो वो कितने समय तक रह सकता है? 6 माह तक वो बिना
सदस्य बने भी मंत्री बन सकता है। हमने नाइक मूवी वाला एग्जाम्पल भी लिया था। राजस्थान की प्रथम महिला विधायक कौन थी? राजस्थान की प्रथम महिला विधायक नन अदर देन ओनली एंड ओनली श्रीमती यशोदा देवी जी थी। और मंत्री कौन थे? कमला बेनीवाल जी। किस विधानसभा में सुमित्रा सिंह को राजस्थान राज्य की प्रथम महिला अध्यक्ष के रूप में चुना गया था? इसका जवाब 12वीं विधानसभा है। और अध्यक्षों के बारे में हमारी कल की क्लास रहेगी। राजस्थान ये बाद में पढ़ेंगे, अभी पढ़ा नहीं है। चलिए, तो ये हमारा विधानसभा से रिलेटेड फर्स्ट पार्ट है, जिसके अंदर हमने विधानसभा से रिलेटेड 4 या 5 अनुच्छेद के बारे में बात की और प्रयास किया कि ये 4 या 5 अनुच्छेद हम इतने विस्तार में पढ़ ले कि इससे रिलेटेड कोई कंफ्यूजन ना हो। और कुछ विद्यार्थी जिनकी 12वीं तक पॉलिटी सब्जेक्ट नहीं था, उनको क्लियरली समझ में आ जाए कि पॉलिटी को किस तरीके से पढ़ना होता है और किस तरीके से आगे का काम निकालना होता है। तो ये सब हमने कुछ अनुच्छेद पढ़े, ज्यादा लालच नहीं किया, और कुछ अनुच्छेदों को भी पूरा डिटेल में पढ़ा, जिससे कि आपको इनसे रिलेटेड कोई भी प्रश्न बने तो आप आराम से उनको कर पाएं। और हम प्रयास करेंगे और ज्यादा से ज्यादा एमसीक्यूज आपके सामने उपलब्ध करवाएं, पीवाईक्यूज, जिससे कि आप जैसे ही पढ़ो पीवाईक्यूज करो और आपको कॉन्फिडेंस आए कि हाँ हमने सही चीज पढ़ी है। और आज की क्लास को यहीं विराम देंगे। अब कल की क्लास के हम विधानसभा अध्यक्ष और अन्य जो पीठासीन अधिकारी होते हैं उनके बारे में बात करेंगे और फिर विधानसभा की प्रक्रिया पढ़ेंगे। तो ये 3 पार्ट के अंदर बनने वाला है, छोटा छोटा पढ़ेंगे और पूरा डिटेल में पढ़ने का प्रयास किया जा रहा है। आई होप कि आपको हमारा ये प्रयास जरूर अच्छा लगा होगा और आपको लगता है कि आपके लिए फायदेमंद है, तो हमारी क्लास को जरूर लाइक, शेयर और कमेंट करना। पढ़ते रहिए, समझते रहिए, हमें भी आगे प्रोत्साहित करते रहिए। धन्यवाद।